शहर में एक मिष्टी नाम की लड़की अपनी मम्मी गरिमा और पापा गिरीश के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी। वो हमेशा ही अपने सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। उसे नए नए लोगों से मिलना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन इस सब से उसमें एक गलत आदत भी आ गई थी, और वो ये कि वो मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से खुद के पैसे नहीं बल्कि दूसरे लड़कों के पैसों से घूमा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में। मिष्टी, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? हेलो मिस्टर, होश में तो हो ना? मिस्टी माथुर को प्रपोज कर रहे हो? अरे तुम जैसे लड़कों को तो ना मैं अपने घर में नौकर ना रखूं। पर यार एक बार मेरी बात तो सुन लो। मिष्टी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। उसे आए दिन किसी न किसी लड़के का प्रपोजल आता ही रहता है। वो 2-4 दिन उसके साथ घूमती, मजे करती और उसे छोड़ देती। ऐसे ही एक बार मिष्टी को डबल डेट करने का आइडिया आता है और वो सोच लेती है कि इस बार वो ऐसा ही करेगी। मिष्टी उस समय अंश नाम के लड़के को पहले से ही डेट कर रही होती है, जो कि काफी हैंडसम और रिच होता है, मगर वो इससे ज्यादा खुश नहीं होती। इसीलिए डबल डेट करने के लिए वो दूसरे लड़के की तलाश करती है और अचानक उसकी मुलाकात उसके कॉलेज में उसके सीनियर विनय से होती है। ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। हेलो, कौन है आप? कॉलेज में पहली बार देखा है आपको। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ यार, इसलिए ज्यादा कॉलेज आना नहीं होता। और तुम बताओ? मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। वैसे आपका नाम? मेरा नाम विनय है। अच्छा, मैं तुमसे ना फिर कभी मिलता हूँ, अभी ना मुझे जाना है। विनय अपनी लग्जरी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वाह, मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार। यही तो है जो मुझे चाहिए था। वक्त बीतता जाता है। विनय और मिष्टी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह मिष्टी अंश के साथ साथ विनय को भी डेट करना शुरू कर देती है। वो एक टाइम पर दोनों से बात किया करती, चाहे कॉल हो या टेक्स्ट। और एक दिन जब मिष्टी कॉलेज में विनय के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है तो अंश उसे देख लेता है। अंश फौरन गुस्से में जाकर मिष्टी से बात करता है। मिष्टी, क्या है ये सब? कौन है ये लड़का? अंश, तुम यहाँ? हाँ, अब पहले ये बताओ क्या चल रहा है ये सब? वो ये मेरा दोस्त है। हम दोनों कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन? और ऐसे? वाह! अरे भाई, तू है कौन और ऐसे कैसे बात कर रहा है इससे? अबे तू बता, तू कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तू यहाँ क्या कर रहा है? गर्लफ्रेंड? अरे ये तेरी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम हम दोनों को डेट कर रही थी? So what? इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? Listen, तुम्हारे पास अच्छा पैसा था एंड तुम्हारे पास अच्छी केयर थी। सिंपल, मैंने दोनों को यूज कर लिया और अब तुम दोनों लड़ो मरो या जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चली। बाय बाय बॉयज। मिष्टी के पास हर खुशी होती है, पर फिर भी उसे अकेलापन महसूस होता है। और तभी एक दिन कॉलेज के फेस्ट में मिष्टी की नजर एक अबीर नाम के बहुत ही गुड लुकिंग, समझदार और वेल सेटल्ड लड़के पर पड़ती है और उसे अबीर से पहली नजर वाला सच्चा प्यार हो जाता है। और वो कॉलेज फेस्ट के दौरान उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर अबीर उसे कोई भाव नहीं देता। कॉलेज फेस्ट की रात को कुछ लड़के मिष्टी को छेड़ रहे होते हैं। तुम दूर हटो मुझसे। अरे वाह भाई, क्या पटाखा हाथ लगा है आज तो। क्या चाहिए तुम्हें? हटो हटो, मैं कहती हूँ पीछे हो जाओ। इतनी हाट माल से और चाहिए भी क्या होता है? हेल्प हेल्प, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अबीर उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अकेली लड़की को देखकर उसे अपनी ताकत दिखाते हो? रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ अभी।
अबीर उन लड़कों से फाइट करके मिष्टी को बचाता है और साथ ही मिष्टी से बात करके उसे पता चलता है कि जो कुछ भी लोगों से मिष्टी के बारे में उसने सुना है वो अब ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा बदल गई है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। समय बीतता जाता है। मिष्टी को तो पहले से ही अबीर से प्यार होता है और फिर अबीर भी मिष्टी से प्यार करने लग जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता देते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों शादी कर लेते हैं। अरे बहू सुन, कल हमें अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, जरा ढंग से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी ठीक है। अगले दिन मिष्टी एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर डिनर पर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ जाती है। आए हाय, ये क्या पहन लिया तूने? हमारी नाक कटवाएगी क्या रिश्तेदारों के बीच में? क्या हुआ मम्मी जी, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे क्या, ये तो कैसे भी नहीं है। समाज में हमारी कोई इज्जत है? ऐसे नई नवेली दुल्हन को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर लोग क्या कहेंगे? मिष्टी अपनी सास की बात सुनकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर डिनर करके आती है। अगले दिन राजेश्वरी की एक दोस्त उनके घर मिष्टी की मुंह दिखाई के लिए आती है और मिष्टी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मिष्टी के मुंह पर तो कुछ नहीं कहती मगर पीछे से राजेश्वरी के कान भर देती है, जिससे राजेश्वरी को मिष्टी के अतीत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो गुस्से में लाल होकर अपने बेटे अबीर का इंतजार करती है। अबीर, अबीर, यहाँ, अभी के अभी। क्या हुआ माँ? मम्मी जी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हैं? तुझे दिख नहीं रहा? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, ना कि तुझसे। अच्छा माँ, आप मुझे बता भी दो, हुआ क्या है? ये मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये कैसी बहू लेकर आया है तू शादी करके? मुझे सब पता चल गया इसके बारे में। शादी से पहले क्या गुड़छल्ले उड़ाती थी ये? कितने लड़कों के साथ घूमी है ये? पर माँ, वो तो इसका अतीत था ना। अब तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करती, तो आप इसे क्यों बोल रही हो? मुझे एक शब्द नहीं सुनना अब और। मैं इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर माँ, आप मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, निकल जा मेरे घर से। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। इसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया माँ, और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इसने जो भी किया वो इसका अतीत था। अब ये ऐसा कुछ नहीं करती क्योंकि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब भी आप इसे घर से निकालोगी तो माँ, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अबीर की बातें सुनकर राजेश्वरी को अपनी गलती का एहसास होता है। नहीं अबीर बेटा, ऐसा मत कर। मैं सब समझ गई कि किसी इंसान को उसके अतीत की गलतियों की सजा नहीं देनी चाहिए। मिष्टी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, माफी मत मांगिए। आपकी जगह अगर कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे आपने किया है। प्लीज माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए। इस तरह मिष्टी को अबीर के रूप में अपना सच्चा जीवन साथी मिलता है और उसकी सास राजेश्वरी उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। मिष्टी घर की सारी जिम्मेदारियां पूरे मन से निभाती है और हमेशा एक सच्ची जीवन साथी बनकर अबीर का साथ देती है। विशाखा एक सुंदर और ऐशो आराम की जिंदगी में पली बड़ी लड़की थी। वो अपने आप को फिट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए योग करना, जिम जाना, डाइट आदि को फॉलो करना कभी नहीं भूलती थी, जिसकी वजह से उसकी कमर बहुत ही ज्यादा पतली थी। शहर के सभी लड़के विशाखा की पतली कमर पर फिदा रहते थे। एक दिन उसके लिए रोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सब लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। जी देखिए बहन जी, हमें एकदम सुशील और संस्कारी बहू चाहिए। हाँ बहन जी,
मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। बहुत बढ़िया बात है ये तो फिर। हाँ, मुझे लगता है हमें बच्चों को अकेले बात करने का मौका देना चाहिए। परिवार वाले उन्हें अकेले में बात करने के लिए छोड़ देते हैं और रोहन विशाखा से कहता है, ओ जी, आप बहुत सुंदर और फिट हो। जी थैंक यू। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? जी मुझे ना डांस करने का बहुत शौक है और सबसे ज्यादा सालसा। इस तरह कुछ ही दिनों बाद रोहन और विशाखा की शादी हो जाती है। विशाखा अपने काम से सभी घर वालों का दिल जीत लेती है। उसकी पतली सी कमर और खूबसूरती की वजह से उसका पति भंवरों की तरह हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमता रहता। कभी उसे बाजार ले जाता, तो कभी मूवी दिखाने, तो कभी घर के कामों में उसका हाथ बटाता। यह सब होता देखकर उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी बहू की पतली कमर से भी जलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन रोहन विशाखा के लिए सोने का कमरबंद लेकर आता है। विशाखा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह रोहन जी, ये कितना सुंदर कमरबंद है। पर ये तो गोल्ड का है ना, बहुत महंगा होगा। आपने इतने पैसे क्यों खराब किए? अरे मेरी जान, तुम्हारी इस कातिलाना कमर के आगे ना सोना भी फेल है। रोहन अपने हाथों से विशाखा को कमरबंद पहना रहा होता है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और ये सब होता देख वो भड़क जाती है। आय हाय हाय हाय, छी छी, तुम लोगों को सारे घर में यही जगह मिली थी क्या? अरे रोमांस ही करना है तो अपने कमरे में करो ना। और ये सोने का कमरबंद, ला इधर दे, इसे मैं तिजोरी में रख देती हूँ। अरे नहीं माँ, ये तो मैं विशाखा के लिए लाया हूँ ना। अरे तू दे मुझे, ये कहीं खो खो देगी इसे। विनीता उस कमरबंद को पहनने की जी तोड़ कोशिश करती है, पर वो उसे आता ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विशाखा घर में रहकर बोर होने लगती है। इसीलिए वो अपने पति से पूछकर सालसा डांस की क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। वहाँ भी सभी उसकी पतले कमर को देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन रोहन अपनी बीवी से मिलने उसके डांस क्लास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी पत्नी एक लड़के के बहुत ही ज्यादा क्लोज होकर डांस कर रही है। तो वो गुस्से में तिलमिला जाता है और उस लड़के को मारने लग जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? अरे 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 रोहन जी रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए उसे, वो बस मेरा डांस पार्टनर था, मेरे साथ डांस कर रहा था। विशाखा किसी तरह उन दोनों का झगड़ा शांत करवा देती है। आपको क्या जरूरत थी उस लड़के को इतना मारने की? वो तुम्हारे कितना नजदीक था, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा विशाखा। रोहन जी, ये सालसा डांस है, इसमें ऐसे ही होता है। नहीं, मैंने देखा था, उसकी गंदी नजर तुम्हारे डांस पर नहीं बल्कि तुम्हारी कमर पर थी। अच्छा ठीक है, पर आप शांत हो जाइए, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। वो दोनों डांस क्लास से घर आ जाते हैं। अपने बेटे को इस तरह खून में लथपथ देखकर विनीता जोर से चिल्लाती है, हाय मेरा लाल, मेरा बेटा, ये क्या हो गया तुझे? ये सब किसने किया? माजी आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। विशाखा अपनी सास को डांस क्लास में हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में तिलमिला जाती है और अपनी बहू को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अरे नास बेटी, तुझे कीड़े पड़े तो मर क्यों नहीं जाती? ये सब तेरा ही किया धरा है। अरे क्यों मेरे बेटे की जान की दुश्मन बनी है? माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूँगी? सत्यानाश हो जाए तेरी इस पतली कमर का, जो सबके लिए बवाल बन गई है। तू जानबूझकर लड़कों को अपनी तरफ फांसने की कोशिश करती है। माँ जी, आप ये कैसे कह सकती है? मैं एक शादीशुदा औरत होकर ये सब करते फिरूंगी ताकि लोग तेरे आगे पीछे नाचे, तेरी सेवा करें, और क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सरासर गलत बोल रही हैं और गलत सोच रही हैं। अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज तेरी वजह से रोहन की ये हालत हो गई है। और जा नाचने। प्लीज माँ जी, भगवान के लिए चुप हो जाइए।
मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। वक्त बीतता जाता है। रोहन अपनी बीवी के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है। वहीं मोहल्ले के लोग जब भी विशाखा को देखते उसकी पतली कमर की तारीफ करते नहीं थकते थे, तो वहीं रोहन ये सारी बातें सुनकर हर बार गुस्से में लाल पीला हो जाता था, जिसकी वजह से आए दिन उनके घर में कलेश होता रहता था। अपनी जिंदगी और परिवार को इस तरह बर्बाद होता देखकर विशाखा सब कुछ त्याग कर ओवर ईटिंग करना शुरू कर देती है और गुजरते वक्त के साथ वो बहुत मोटी हो जाती है। साथ ही जंक फूड खाने की वजह से उसका चेहरा पिंपल्स से भर जाता है। उसके पति को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने ये क्या हाल बना लिया है अपना? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? जो कुछ भी किया है आपके लिए ही तो किया है। आपको पसंद नहीं था ना कि कोई मेरी पतली कमर देखे या मेरी सुंदरता के बारे में तारीफ कर दे? हाँ, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम अपनी कमर को कमरा बना लो। तो क्या करती रोहन जी, आप ही बताइए ना। आखिर किसी तरीके से तो सब कुछ ठीक करना ही था ना। विशाखा की सारी बातें सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सॉरी विशाखा, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अपनी ये हालत कर लो। तो क्या करती? आपका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे मेरी पतली कमर नहीं बल्कि अपने पति से प्यार है। मुझे माफ कर दो विशाखा, मैं अब कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, तुम ना मेरी पहले जैसी पतली कमर वाली विशाखा बन जाओ। विशाखा दोबारा से अपनी डाइट्स को फॉलो करती है, जिम जाती है, योग करती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसका फैट कम ही नहीं हो पा रहा था। मोटापा कम ना होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। मैंने कितना कुछ ट्राई कर लिया, पर ये जिद्दी फैट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब लोग मुझे देखकर कैसे कैसे बातें बनाएंगे। अरे मेरी पागल, मुझे तुम्हारे गुणों से प्यार है, ना कि तुम्हारे पतली या मोटी कमर से। इस तरह विशाखा वापस से शेप अप तो नहीं हो पाती, लेकिन वो अपने आप को मीडियम साइज में जरूर ले आती है। अब वो ना तो पतली थी और ना ही मोटी, और सभी उसे चब्बी विशाखा कहने लगते हैं। इस तरह वो अपने नए रूप से फिर से एक बार सबका दिल जीत लेती है। मीनू की जिंदगी का एक ही सपना था, और वो था मिस इंडिया का खिताब जीतने का। इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। कभी वो सर पर किताबें रखकर रैंप वॉक करती, तो कभी देश दुनिया की जानकारी जमा करने के लिए रात रात भर जाकर पढ़ाई करती। उसकी माँ रमा और पिता अनोखेलाल को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहने लगी थी, पर मीनू अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पर था। ऐसे ही एक दिन उसकी बहस अपने माँ बाप से हो जाती है। मीनू बिटिया, बहुत हो गया अब तुम्हारा। चुप्पे चाप शादी कर लो, बता ही दे रहे हैं तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं। पहले मुझे मिस इंडिया बनना है, फिर करूंगी शादी। सुन लिया आपने? ज्यादा बकैती ना करो हमारे सामने। कोई मिस इंडिया फिस इंडिया नहीं बनना तुम्हें। अरे ये क्या बात हुई माँ? आपके लिए शादी ही सब कुछ है, मेरी खुशी कुछ नहीं? अगर ऐसा है ना तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। और हाँ, इतनी बुरी लगती हूँ ना तो निकाल दो मुझे अपने घर से। अरे ये क्या तमीज है? बात करने की कोई शर्म लिहाज बचा है कि नहीं? आप में बचा है क्या? अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हो। बस अब एक को शब्द नहीं, हम भी देखते हैं कैसे नहीं करती हो तुम शादी। मीनू गुस्से में तनतनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। मीनू के लिए जब भी कोई रिश्ता आता, वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उस रिश्ते को ना कह देती, जिसके चलते एक दिन उसकी अपने माता पिता से बहस हो जाती है। ऐसे ही एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो अपना सारा सामान पैक करके बिना किसी को बताए अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चली जाती है। कुछ दिन तो वो इधर उधर ठोकरें खाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे काम मिलना शुरू हो जाता है और एक दिन
उसका मिस इंडिया कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले राउंड में जजेस उससे कुछ सवाल पूछते हैं। मिस मीनू, राइट? यस सर, ऑलवेज राइट। ओके, स्मार्ट आंसर। तो मीनू, मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही हैं। मेरे घर वाले इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, इसलिए मैंने अपने सपने को साकार करने के लिए घर छोड़ दिया। यहाँ आई तो बहुत सारी परेशानियाँ अकेले ही फेस की। गट्स तो बहुत है आप में, मानना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुई तो आगे क्या? क्या आप वापस अपने घर चले जाएंगी? जी, घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे अपना सपना पूरा करना है और ज्यादा मेहनत करूंगी और फिर दोबारा आऊंगी यहीं, पर हार नहीं मानूंगी। जजेस मीनू की सारी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वीर नाम का एक जज मीना की बातें और उसके बोल्ड अंदाज को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसका अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें उसे अपना टैलेंट दिखाना होता है और वो डांस के जरिए अपना टैलेंट दिखाती है। राउंड खत्म होने के बाद वीर उसके पास जाता है और कहता है, हेलो मिस मीनू, वैसे मानना पड़ेगा मॉडलिंग के साथ साथ डांस भी कमाल का करती हैं आप। ओह, थैंक यू सो मच सर। अगर आप कल फ्री है तो क्यों ना एक साथ में कॉफी हो जाए? आपके साथ जाने के लिए तो कोई पागल ही मना करेगा। इस तरह वीर और मीनू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वीर अपनी माँ रेणुका को मीनू के और अपने बारे में सब कुछ बता देता है और उसकी माँ रेणुका अपने होने वाली बहू को देखने के लिए उस कंपटीशन में जाती है, जहाँ पर मीनू पहले से ही बिकिनी ड्रेस पहनकर पोजेस दे रही होती है। हाय राम, बंद करिए टीम झाम, शर्म नहीं आती ऐसी अपनी प्रदर्शनी लगाते हुए। अरे माँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये उसके परफॉर्मेंस का हिस्सा है। मिस इंडिया बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। अरे कभी नहीं, इस बेशरम लड़की को मैं कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं। तभी मीनू जल्दी से अपना परफॉर्मेंस खत्म करके रेणुका के पास आती है और उसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। देखा माँ, कितनी संस्कारी है, आते ही पैर छू लिए आपके। अरे पैर छूने से कोई संस्कारी नहीं बन जाता। कपड़े देखे हैं तूने इसके? दूर हट मेरे बेटे से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब मेरे मॉडल बनने का हिस्सा है। मिस इंडिया बनने के लिए मुझे ये सब करना होगा। हाय, इसकी जबान तो देखो, जैसे कैंची हो। वीर, चल यहाँ से और इस लड़की से दूर रहना। अरे माँ रुको, अरे मेरी बात तो सुनो माँ। रेणुका जबरदस्ती वीर को वहाँ से ले जाती है। ऐसा होता देख मीनू को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती और अपने कंपटीशन पर अपना पूरा ध्यान लगाती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो मिस इंडिया बन जाती है। उसकी प्रशंसा हर तरफ होने लगती है, कामयाबी उसके कदम चूमने लगती है। ये सब देखकर उसके माता पिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों उससे मिलने के लिए मुंबई आ जाते हैं। बेटा, हमें हमारी गलतियों के लिए ना माफ कर दे। बहुत गलत किया हमने जो तेरी बात ही नहीं सुनी। अब तो तुम मिस इंडिया भी बन गई है। चल, अब तेरी शादी धूमधाम से करवाते हैं। नहीं माँ, मैंने यहाँ अपने लिए एक लड़का देखा है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। उसका नाम वीर है, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। अनोखे लाल और रमा दोनों ही मिलकर अपनी बेटी का रिश्ता वीर के घर ले जाते हैं। जी, आप तो जानते ही हैं, वीर और मीनू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्यों ना अब हम इनकी शादी करवा देते हैं। कभी भी नहीं, इस बेशरम लड़की को मैं अपने घर की कभी नहीं बनाऊंगी बहू। हाँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? वो सब करना जरूरी था मेरे लिए।
तो अब भी जाकर वो सब करना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। उस दिन तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, पर अब नहीं। मैं मीनू से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूँगा, आप मानो या ना मानो। अरे बेटा, दुनिया की बाकी सब लड़कियां मर गई है क्या जो तुझे इससे शादी करनी है? मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। मेरा प्यार मीनू है और वही रहेगी हमेशा। इस तरह वीर मीनू से कोर्ट मैरिज कर लेता है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। मीनू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है और साथ ही अपने मॉडलिंग का काम भी मैनेज करती है। वक्त के साथ रेणुका भी बदल जाती है और मीनू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मिस इंडिया बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।